इशू। चलिए, तो ये क्षेत्रीय शक्तियों का निर्माण, ये हमारा आज का टॉपिक है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले जो है हम लोगों ने डिस्कस किया है अ, जिसमें सूफी संत के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सूफी संत जो हमारे सूफी संत जो हमारे समाज में हुए हैं, उन सभी सूफी संत के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण हमारा टॉपिक है। शुरुआत करते हैं क्षेत्रीय शक्तियों के निर्माण से। और इसमें देखेंगे कि क्या क्या इंक्लूड किया गया है। क्षेत्रीय शक्तियों की संस्कृतियों की बात करें अगर यहाँ पे इसके निर्माण में, तो कुछ चीजें हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है उसकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना, है ना। जैसे किसी क्षेत्र में किस तरह की भाषा बोली जाती है, वहां की बोलचाल क्या है, इससे हमें उस क्षेत्र की भाषा का पता चलता है। अब देखते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को दलित या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है, इस तरह का हम सोचते हैं, है ना। अब इस तरह से देखेंगे कि इस तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र में कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, वहां की काव्य रचना, संस्कृति, संगीत, नृत्य, कला, इन सबको जोड़ा करते हैं, है ना। इसकी किसी की भाषा से, किसी के भोजन खान पान से, किसी के नृत्य से, किसी के संगीत से हम लोग उस क्षेत्र को जोड़ते हैं, है ना। कि जैसे कि मैं भांगड़ा की बात करूं तो भांगड़ा, जैसे ही हम भांगड़ा डांस की बात करते हैं तो हमें पंजाब हमारे आंखों के सामने होता है कि भांगड़ा पंजाब का नृत्य है ना। वैसे ही अगर भोजन की बात करेंगे, है ना, तो अलग अलग क्षेत्रों के जो भोजन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे कि अब हम यहाँ पे बात करें वस्त्र की, तो पहनावा से भी हमें उन क्षेत्रों के बारे में पता चलता है ना। वैसे ही चित्रकला से जोड़ते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की चीजों से हम जो है इन चीजों से जोड़ते हैं और जानते भी हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है है ना। किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने के में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदली है, और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है। मीन्स कि समय के साथ साथ ये चीज जो है जो संस्कृति है वो बदलते जा रही है। हमारा समाज किस तरह के बदलाव को यहाँ पे देख रहा है, इससे भी हमें पता चलता है। जैसे 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 हमारी सभ्यता और संस्कृति में नई नई चीजें, हमारा रहन सहन वो जो है पुराने रहन सहन से बदल रहा है, परिणाम स्वरूप क्या कहते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति में बदलाव आ रहे हैं। देखिएगा, ये क्षेत्रीय शक्तियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं, और इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त
कुछ अन्य परंपराएं हैं जो एक खास इलाके के पूरे पुराने रीति रिवाजों से निकलती हैं और कुछ अन्य क्षेत्र में जाकर उन्हें एक नया रूप ले लिया है। मीन्स कि अलग अलग क्षेत्रों की परंपराएं जो हैं वो अलग अलग है और किसी खास जगह किसी खास स्थान पे जा करके वहां पे सेम जो है वो किसी अन्य रूप में दिखते हैं या देखने को मिलता है। तो इस तरह से परंपरा में बदलाव आते रहते हैं। इन्हीं क्षेत्रीय संस्कृतियों और परंपराओं को हम अलग अलग तरीके से जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये क्षेत्र और ये आप भाषा के आधार पे क्षेत्रों का विभाजन किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कश्मीरी पंजाबी पंजाब में बोली जाती है। उसके बाद के क्षेत्रों में आप देखेंगे कि ये हिंदी भाषी क्षेत्र है। हिंदी भाषी क्षेत्र में आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सारे क्षेत्र जो हैं हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। ठीक है। बाकी के क्षेत्रों में आप अलग अलग, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, यहाँ पे भीली, कोंकणी, गोवा, उसके बाद कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, तो इन सभी भाषा को आप यहाँ पे अलग अलग देखते हैं। ठीक है। तो ये सारी भाषाएं अपने क्षेत्रीय भाषा कहलाती है, उन उन क्षेत्रों में बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चेर और मलयालम भाषा का विकास। चेरों, आप यहाँ पे ये चेर राज्य और ये मलयालम, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो है केरला का क्षेत्र है। चेर राज्यों के बारे में बात करेंगे और वहां की भाषा मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ इसकी चर्चा करेंगे। देखिएगा, महोदयपुरम का चेर एक राज्य महाद्वीप प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, वो पहले चेर राज्य हुआ करता था। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी और शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मलयालम भाषा एवं लिपि जो है इसका प्रयोग जो है, इस भाषा का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में भी मिलता है ना। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। ठीक है। अब देखिए, केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है ना, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मीन्स कि केरल में जो डांस फॉर्म थे, ठीक है, चाहे वो कथकली हो, है ना, या अन्य डांस हो, इन सभी में आप इन परंपराओं को आप आसानी से देख सकते हैं इजिली। और उसमें संस्कृत महाकाव्यों का भी प्रचलन था, संस्कृत में ही होती थी ये जो डांस फॉर्म थे। बाद में आप देखेंगे कि मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। और यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, ठीक है, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है आप देखेंगे तो आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आता है कि एक ग्रंथ है जिसका नाम है लीला तिलकम, है ना, और जो ये है मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। और यहां से एक और ये स्टेटमेंट है, मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। ठीक है। तो ये देखिएगा, मूंगा मीन्स की प्रवाल जो होता है ना,
प्रवाल जो कोरल्स होते हैं, कोरल जानते हैं समुद्र में होते हैं, है ना। तो वही मनी मीन्स की हीरा और प्रवाल मीन्स की मूंगा। तो कोरल मीन्स की यहाँ पे हीरा और मूंगा की बात की जाती है। और यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत संकेत करता है। जो यहाँ की दो भाषाएं हैं उसको उसकी तरफ संकेत करता है। कौन सा? ये मनी प्रवालम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहां से ये शब्द जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे शासक और धार्मिक परंपराएं, जिसमें जगन्नाथी संप्रदाय की बात की गई है। तो ये जो जगन्नाथी संप्रदाय करेंगे, तो जैसे ही जगन्नाथ और जगन्नाथी संप्रदाय की बात की जाएगी तो हम आ जाएंगे भारत के एक अभिन्न अंग उड़ीसा, ठीक है, राज्य की ओर। अब पहले हम लोगों ने एक देखा केरल, अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं उड़ीसा। ठीक है, तो यहाँ के क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां, क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। और इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा का ये पुरी क्षेत्र, जहाँ पे जगन्नाथ संप्रदाय के लोग रहते हैं। और जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची। ठीक है, तो ये जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? दुनिया का मालिक अर्थात विष्णु। ठीक है, जगत का नाथ। ठीक है, जगत मीन्स की दुनिया और नाथ मीन्स भगवान, है ना। देखिएगा कि जगन्नाथ की यहाँ पे कास्ट प्रतिमा जो स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे और जिन्होंने आगे चल करके विष्णु का रूप जिन्हें मान लिया गया, है ना। तो ये जगन्नाथ जो थे स्थानीय देवता थे। शुरुआत करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, तो जगन्नाथ क्या है? एक स्थानीय देवता है जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया है। चलिए, तो यहाँ पे आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है हरदेव, और दूसरा लिंक फिर मुझे जनरेट करना पड़ा पावर कट होने की वजह से। ठीक है, तो अ, बाकी के लोग भी नहीं जुड़ पा रहे होंगे, बट एक बार आप मेरे चैनल पे आते तो फिर वहां पे आपको दिक्कत नहीं होती, है ना। तो आप मेरे प्रोफाइल में आकर के फिर वहां से सर्च कर लेते हैं ना। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। आप उसमें देख रहे होंगे पावर कट हो गया था, है ना। तो उसकी वजह से मुझे दूसरा लिंक जनरेट करना पड़ा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग आज जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें यहाँ पे जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
और इसमें देखिएगा कि बात कर रहे हैं उड़ीसा के जगन्नाथी संप्रदाय का, जगन्नाथ संप्रदाय। देखिएगा यहाँ पे जो है 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन, है ना, ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। और यहाँ पे देखेंगे कि 1230 में राजा अनंग भीम ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सबसे पहले जो वहां के गंग वंश के राजा थे जिनका नाम है अनंत वर्मन, है ना, उन्होंने ही जगन्नाथ के मंदिर बनवाने का निश्चय किया। बाद में आप देखेंगे कि अनंगपाल या अनंग भीम, है ना, तो ये जो है इन्होंने जगन्नाथ को ही अपना जो है राज्य जो है समर्पित कर दिया, है ना। ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा का केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पहले के जो रूलर्स होते थे या फिर वहां की जो उस समय की जनता थी, वो यही मानती थी कि मंदिर पे जिसका अधिकार होगा वही हमारा राजा होगा, है ना। तो ऐसा ऐसा कई बार देखने को मिला है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, चाहे वो मुगल हो, मराठा हो या अंग्रेज हो, ईस्ट इंडिया कंपनी हो, इन सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि मंदिरों पे नियंत्रण का मतलब होता था कि उस क्षेत्र का नियंत्रण उसके हाथों में है। ये सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। ऐसा माना जाता था कि उस क्षेत्र पे अगर आपको अधिकार करना है तो आपको वहां के स्थानीय जनता पे अधिकार करने के लिए मंदिर पे अधिकार करना होगा, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और ये देखेंगे उड़ीसा का जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में बता दूं आपको कि इस मंदिर में जो है हर साल जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है और सब कुछ लकड़ी का बना होता है ना। अब देखते हैं जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ टेम्पल के बाद अगला हमारा, है ना। अब देखिएगा राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं, क्योंकि हम लोग आज इन्हीं चीजों को देख रहे हैं, सांस्कृतिक चीजों को। तो यहाँ पे देखेंगे 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां का अधिकांश राजस्थान स्थित है, आज जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपुताना कहते थे, है ना। और इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे, लेकिन ये जो राजपूताना क्षेत्र था ये अंग्रेजों द्वारा जो है राजस्थान के क्षेत्र में अधिकांश रूप से निवास करने वाले राजपूत संप्रदाय के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। अब देखिएगा राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे, तथापि यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की और ये संस्कृति जो परंपराएं है वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई है ना। अब देखिएगा 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा है, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, है ना, या अन्य राजपूत रूलर्स हो। इन सबों का अधिकार रहा है राजस्थान पे, इसीलिए जो है इनको राजपुताना
कहा जाता है इन क्षेत्र को। अब देखिएगा, पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था और ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया हो, मीन्स की वीर गति को प्राप्त हुआ हो, लेकिन पीठ नहीं दिखाई। ऐसे राजपूत शूरवीरों की कहानियां हम लोग गीतों के माध्यम से जो है चारण और भाटों द्वारा सुनते हैं ना। ये चारण वही होते हैं जो ऊंची आवाज में जो राजाओं की गाथाओं को सुनाते हैं, प्रवचन देते हैं ना, प्रवचन कह सकते हैं, जो कथावाचक होते हैं ये कह सकते हैं ना, तो उनके द्वारा आज भी सुनाई जाती है। और ये काव्य एवं गीत जो हैं ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है कि साधारण जन भी इस कहानियों से आकर्षित होते थे, है ना। जो साधारण लोग होते थे वो भी इन राजाओं की और इन शूरवीर राजपूतों की कहानी सुन करके उनसे आकर्षित होते थे, उनकी कहानियों से। और इस कहानियों में अक्सर जो है नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि संवेगों का चित्रण होता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है शूरवीरता की जो परंपरा है वो आगे बढ़ती चली गई इन कहानियों के माध्यम से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं और देखते हैं कि यही कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थीं। और उसी समय ये सती प्रथा है ना, यानी कि विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा की भी कुछ कहानियां मिलती है, उसका भी उल्लेख मिलता है कि किस तरह से सती प्रथा था। और स्त्रियां जो है अपने हस्बैंड, अपने पति के मृत्यु के बाद उनके साथ ही उनकी चिता के साथ खुद को जला लेती थी, है ना। अब देखेंगे इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। ठीक है, तो इस तरह से राजपूत शूरवीर परंपराएं चलती रही आगे आगे चल करके। हालांकि उस पे अंत लगाया गया, है ना, विधवा जो सती प्रथा थी उस पे रोक लगाया गया और आगे चल करके ये कुप्रथा के रूप में जानी गई। और आजकल आप देखते हैं कि ये पूरी तरह से इसको रोक दिया गया है। तो एक परंपरा मिला, तो तीन चार चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखा। सबसे पहले जो हमारी शुरुआत हुई थी वो चेर और मलयालम भाषा के विकास से, ये हमारी संस्कृति में है। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने देखा जगन्नाथी संप्रदाय। जगन्नाथी संप्रदाय के बाद हम लोगों ने देखा राजपूत सूरवीरों की परंपराएं, है ना। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं नए और अलग टॉपिक, कथक नृत्य। ये भी हमारी संस्कृति में ही दिखती है और ये नृत्य की परंपरा जो है, इसमें देखेंगे कि यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है ना, अलग अलग क्षेत्रों में। कथक आंध्रा नहीं हरदेव, कथक उत्तर प्रदेश, ठीक है, नॉर्थ का एकमात्र डांस फॉर्म है। ठीक है, कथक। अभी आंध्र प्रदेश में आएंगे, तमिलनाडु की भी चर्चा करेंगे, केरल के डांस फॉर्म को भी देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हाँ, कथक कली आएगा तो नहीं, कथक कली आएगा तो केरल, आंध्र प्रदेश नहीं। ठीक है, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे अभी। देखिएगा, तो नृत्य के विषय में, नृत्य के कुछ रूप जैसे कि कथक,
इतिहास को देखें तो यह नृत्य शैली उत्तर भारत, ठीक है, कि अनेक भागों से जुड़ी हुई है। और कथक शब्द का जो है कथा शब्द से निकला है ना, जिसका प्रयोग संस्कृत या अभी अभी क्लियर हो जाएगा अगले स्लाइड में, ठीक है। अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता था, ठीक है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों यानी कि मंदिरों में कथा वाचन के लिए यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। और ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचक को अलंकृत किया करते थे। और 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में जो है भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा, है ना। और इसमें राधा कृष्ण की पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ देखेंगे कि जिन्हें रासलीला कहा जाता है, जिसमें राधा कृष्ण की कहानियां होती हैं। और रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कथक जो है आप देखेंगे कि पुरानी परंपरा है, लेकिन अंग्रेजों के समय में आते आते ना ये डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन इसलिए हुआ कि अंग्रेज जो हैं इस तरह की चीजें पसंद नहीं करते थे। अब देखेंगे कि मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासन काल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, है ना। और इस नृत्य में अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हुआ, है ना। आगे चल कर के ये देखेंगे कि घरानाओं में बचा हुआ है ना। घराना क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अलग अलग घराने होते हैं। जैसे राजस्थान में जयपुर घराना है ना। और यहाँ के राज दरबारों में, और फिर लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। ये कथक की बात की जा रही है। जितने भी जो नृत्य है, नृत्य शैली है, उसके लिए एक अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक। 1850 से 1875 के दौरान नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित किया गया है ना। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में 6 शास्त्रीय संगीत जो है नृत्य को मान्यता मिली है ना। मीन्स की मान्यता प्राप्त अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो 6 हैं। और उन 6 आप शास्त्रीय संगीत की जिसकी बात मैं कर रहा था, तो ये देख सकते हैं हरदेव। अब ये 6 के 6 जो है नृत्य रूप आपके सामने है। और इसी में से प्रश्न आता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे भरतनाट्यम, तमिलनाडु, तमिलनाडु का ये नृत्य रूप है भरतनाट्यम। और ये तो कथक का है, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और कथकली केरला, और ओडिसी ओडिशा, और उसके साथ साथ कुचिपुड़ी जिसकी बात कर रहे थे, आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, और कथक उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये हैं और यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से एक प्रश्न आपको आता है आपके एग्जाम में, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, है ना, तो ये कथक और कथकली, है ना। कथकली देख रहे हैं केरल, और कथक देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। तो एक बार मैं इसको क्लीन कर दूं तब अच्छे से ले पाएंगे आप, है ना। तो एक बार रुक जाइए। अब ले लीजिए, अब ठीक है, ठीक है।
चलिए, तो ये जो था हो गया। तो इतना ही था आज की क्लास में, ठीक है। जिसमें आज तो थोड़ी सी मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ऐसा हुआ। खैर चलिए, तो ये ही था। जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़ेंगे उन लोगों को बता दूं कि आप मुझे प्रवीण ऐश्वर्या के नाम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वही आते हैं। और बाकी के जो डांस फॉर्म है ना, उसका मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अभी सेंड करता हूँ, ठीक है। डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया में, ठीक है, कहाँ के कौन से डांस फॉर्म है, वो अभी जस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड करूंगा, प्रवीण ऐश्वर्या वाले पे, ठीक है। तो उसमें आपको मिल जाएगा सारे डांस फॉर्म, उसका नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पे बाकी लोग जो नए जुड़ेंगे उनको बता दूं कि आप प्रवीण ऐश्वर्या के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। हाँ, वो एक्चुअली क्लास स्टार्ट होते ही पावर कट हो गई और उसके बाद ये दिक्कत हुई, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट क्लास में, अब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू ही होने वाला है ना, मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे हम लोग। बस एक क्लास और होगी इसकी, उसके बाद जो है हमारा शुरू हो जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक।